आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 7 क्लास से लेकर आपके एमए मास्टर डिग्री तक काम आने वाली है। ये 7 क्लास, 9 क्लास, 11 क्लास, आपका ग्रेजुएशन, पीजी सभी में ये चैप्टर आपको बहुत ही उपयोगी है। स्थल रूपों का विकास। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पेंजिया, पैंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही स्थल मंडल को प्रभावित करने वाले बल, ज्वालामुखी और उनके प्रकार। फिर पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, भूकंप तरंगे, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, भूकंप से बचाव अपना कैसे करें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे मुख्य स्थलाकृतियाँ, नदियों के कार्य, अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, भी आकार की घाटी, नदी कैसे बनाती है इसके बारे में जानेंगे। गार्ज और कनियान क्या चीज़ होता है उसको जानेंगे। जलप्रपात के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आएंगे हम लोग निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में। इसमें हम लोग विसर्प एवं गोखुर झील को समझेंगे, जानेंगे। और डेल्टा किसे कहते हैं इसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। फिर पवन का कार्य, ठीक है, उसमें हम लोग मशरूम चट्टान या छत्रक सेल कैसे बनते हैं जानेंगे। बलुआ टिब्बा क्या होता है उसको जानेंगे। लाओस, ओएसिस, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक होगा हिम नदी के कार्य। इसमें हम लोग हिम नदी में देखेंगे कि यू आकार की घाटी कैसे बनती है, हिमोड़ क्या होता है, सार्क एवं टार्न क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से इसको जानेंगे। साथ ही समुद्री तरंग के कार्य में हम लोग समुद्री स्प्रिंग, समुद्री गुफा, प्राकृतिक मेहराब, स्टॉक या सागरीय स्तंभ किसे कहते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और लेगून या समुद्री तट क्या है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिएगा, तभी जाके आपको ये सारा टॉपिक मिलेगा। और ये सभी क्लास में आपको काम आने वाला, हर तरह के कंपटीशन में आपको ये काम देगा। शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है, देखिए प्रश्न पूछा डायरेक्ट, क्या आपको मालूम है धरती की जिस सतह पर हम रहते हैं वह गतिशील है। ठीक है, सोचिए हम लोग जिस जमीन पर हैं वो गतिशील है। आपको पता चलता है क्या? नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि ये पूरा धरती ही घूम रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। कोई एक जगह घूमता तो हम लोग उसको देख सकते थे, हम लोग देख ही नहीं सकते हैं कि हम लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसका अंदाज़ा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत तेज़ी से गति कर रहा होता है। हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? देखिए, हजारों वर्षों से मनुष्य ही सोचता था कि महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर की जो स्थिति है वह हमेशा ऐसी नहीं थी। देखिए, महाद्वीप क्या है, ये देखिए आप यहाँ पर चित्र में देखिए, बीच का जो ये पेंजिया लिखा हुआ है हल्का मटमैला कलर में, ठीक है, रंग में जो है ये पेंजिया, ये महाद्वीप है। कहने का मतलब द्वीप उससे कहते हैं जिसके चारों ओर पानी होता है। ठीक है, और महासागर, ये देखिए ये समुद्री भाग महासागर है। तो आज का जो हम लोग का मानचित्र है वो इससे काफ़ी अलग है, इस मानचित्र से बहुत ही अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सन
1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि लाखों वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे। इसको उन्होंने पेंजिया, ठीक है, बृहद महाद्वीप कहा। ठीक है, ये देखिए, ये पेंजिया एक ही साथ जुड़ा हुआ था, इसको बृहद महाद्वीप कहा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप नक्शा में। तथा सारे महासागर एक साथ थे, जिसे पेंथालासा कहा। देखिए, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है सभी एक साथ थे। ठीक है, तो इसको पेंथालासा नाम दिया गया। बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ तथा वर्तमान महाद्वीप एवं महासागर का रूप ग्रहण किया। देखिए, आंतरिक शक्ति के कारण कहने का मतलब है कि जैसे आंतरिक शक्ति में हम लोग क्या देखें पिछले पार्टों में, ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है, भूकंप जो होता है प्लेट के टकराने से होता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी भूखंड एक दूसरे से सट जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, सर्वप्रथम पेंजिया का विखंडन अंगारा लैंड उत्तरी भाग तथा गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग के नाम से हुआ। ठीक है, ये जो उत्तरी भाग है, ये ऊपर का देखिए यहाँ पर चित्र में, ये हो गया अंगारा लैंड, और ये निचला हिस्सा यानी कि दक्षिणी भाग। ठीक है, ये देखिए बीच के लकीर से इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण, तो ये दक्षिणी भाग हो गया आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड के विखंडन होने से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है। देखिए, ठीक है, विखंडन करने का मतलब होता है उसका टुकड़ा हो जाना। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड जो निचला हिस्सा, उसका विखंडन होने से ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये महादेश का निर्माण हुआ। और इधर देखिए आगे, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का अंग है। ठीक है, ये नीचे का जो है प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवाना लैंड का ही अंग है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रायद्वीप होता है जिसके 3 ओर से पानी होता है, जिसके चारों ओर पानी हो गया यानी कि वो द्वीप हो गया, और जिसके 3 ओर पानी रहेगा वो हो गया प्रायद्वीप। ठीक है, आप नक्शा में देखिए, आपको नीचे दिखाई देगा भारत का नक्शा में कि ये त्रिभुज आकार का नीचे है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है। आगे देखिए, हमारा राज्य झारखंड, छोटा नागपुर पठार भी इसी गोंडवाना लैंड का अंग है। ठीक है, अब जब भारत ही है गोंडवाना लैंड का अंग, तो भारत के अंतर्गत ही ये हमारा झारखंड, छोटा नागपुर पठार भी आता है। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का ही अंग है। यहाँ देखिए, जानने योग्य बातें में, इंडो का अर्थ होता है अंत, जैनिक मतलब उत्पत्ति, एक्सो माने बाह्य। ठीक है, आगे देखिए, इसको भी जान लेते हैं। स्थलमंडल को प्रभावित करने वाले बल। ठीक है, स्थलमंडल जहाँ हम लोग रहते हैं, लोग जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, तो ये स्थलमंडल
में को प्रभावित करने वाला बल को देखिए। ये दो तरह के बल हैं, एक है अंतर्जनित बल और है दूसरा बाहिर जनित बल। ठीक है, बाहिर जनित बल और अंतर्जनित बल। अब देखिए अंतर्जनित बल का दो भाग है, पहला है आकस्मिक, दूसरा पट्टल विरूपण बल। ठीक है, तो आकस्मिक में क्या होता है, आकस्मिक कहने का मतलब होता है जो अचानक से होता है। ठीक है, जिसका पता हम लोग को नहीं होता है, लेकिन आजकल इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है कि थोड़ा देर पहले, कुछ समय पहले हम लोग को उसका पता चल जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आकस्मिक में क्या होता है, भूकंप। ठीक है, भूकंप क्या है, भूमि का कंपन होना, उस पर दरार पड़ जाना। ठीक है, उसमें बड़े बड़े घर मकान जो हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पृथ्वी फट के वहाँ से अंदर से उस तरल रूप में लावा निकलता है। ठीक है, जो अंदर का मैग्मा है वो बाहर निकल के लावा, ठीक है, एकदम पूरा गर्म राख धुआं वगैरह निकलता है। तो ये हो गया ज्वालामुखी। और भूस्खलन, जमीन का खिसक जाना। ठीक है, जैसे कोई पहाड़ी इलाका है वो अचानक से ढह गया और नीचे चला गया, तो ये हो गया भूस्खलन। ये सब अचानक से हो सकता है कभी भी। और देखिए इधर है पट्टल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी। ठीक है, और देखते हैं बाहरी जनित बल में देखिए अपर्दन एवं निक्षेपण। ये बाहर जनित, ये पृथ्वी के अंदर से नहीं, ये बाहर से होता है। हम लोग का जो पर्यावरण है, ठीक है, हमारे चारों ओर जो दिखाई देता है उसी में से, जैसे नदी। ठीक है, नदी में बाढ़ वगैरह आ जाता है तो ये मिट्टी को काटते हुए उसको अपर्दन करके वो उसका निक्षेपण करती है। ठीक है, निक्षेपण यानी कि जमा कर देती है उसको कहीं गंदा को। पवन भी वही काम करता है, ये भी खूब जोर से हवा चलने लगा पवन, ठीक है, तो वो भी अपने साथ बहुत सारा धूल कण वगैरह को उड़ा के कहीं दूसरे जगह में ले जाके उसका निक्षेपण यानी कि जमा कर देता है। ठीक है, ये सब आपका बाहर जनित बल में है। अब देखिए तीसरा हिमनद। हिमनद होता है जो बर्फ का नदी होता है, जहाँ माने बर्फ जम जाता है और वो बर्फ फिसलने लगता है, तो वो हिमनद कहलाता है। ठीक है, और देखिए चौथा है समुद्री तरंग। ठीक है, समुद्री तरंग भी कब आता है, जब सुनामी या चक्रवात वगैरह होता है तब ये समुद्री तरंग आता है। ठीक है, लहर बोलेंगे, जो लहर ऊपर नीचे होते रहता है ये, और यही तरंग इतना भयानक हो जाता है कि वो सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत कारण है जो आप लोग को हम दूसरे क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए इधर अब देखते हैं आगे। भूप्रपट्टी में कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं जो धीमी गति से गतिशील हैं। देखिए भूप्रपट्टी में कुछ छोटी और कुछ बड़ी प्लेटें हैं जो धीमी गति से, मतलब एकदम धीरे, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, मतलब हमेशा थोड़ा थोड़ा वो तैर ही रहा है। ठीक है, गतिशील यानी कि हल्का हल्का तैर रहा है, पानी में जैसे कुछ नाव छोड़ देते हैं वो तैरता रहता है, उसी तरह से। ठीक है, ये प्लेट, इन प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंग के कारण होती है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, ठीक है, वो तरल अवस्था में होती है, क्योंकि हम लोग को पता है पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे उतना ही ज़्यादा तापमान बढ़ते जाएगा, और ज़्यादा तापमान हो जाने से कोई भी धातु हो वो तरल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, पिघल जाता है। तो इसलिए अंदर पूरा सबसे जो भीतरी परत है
उसमें क्या मिलता है, निकल और फेरस, ठीक है। तो निकल और लोहा की उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरल अवस्था में होता है, ठीक है। और इतना गर्म होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब खाना बन रहा होता है तो खाना इतना गर्म उसका पानी हो जाता है कि वो ढक्कन को भी ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। तो सेम वही काम होता है इसमें भी, ठीक है। तो और ये प्लेट भी उसी हिसाब से ये थोड़ा बहुत उछलते रहता है, ठीक है, आगे पीछे ये घसकते रहता है। आगे देखिए, प्लेट के सीमा क्षेत्र को विवर्तकनी टेक्टोनिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। गति के कारण इन प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। देखिए, ये जो प्लेट हैं वो इधर उधर होती रहती हैं, ठीक है। मतलब वो उबलते रहता है तो प्लेट भी इधर उधर ज़्यादा हिलते रहता है, इसी के कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रिया होती है। अब बोलिए, भूकंप तो हम लोग समझ गए कि वो आपस में टकरा गया, इसलिए भूकंप हुआ, कंपन हो गया, कांपने लगा, मतलब भूकंप हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज्वालामुखी कैसे हो जाएगा, ज्वाला भी उसी हिसाब से होता है। देखिए, पृथ्वी एक बर्तन के जैसा है, ठीक है। और इसका उदाहरण आप देखिए, इस तरह से कुकर का उदाहरण, तो देखिए यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसमें लगातार लावा, गैस, राख, धुआं निकल रहा है, ठीक है। मतलब ये कुकर में आप इसको एक जान सकते हैं कि इस तरह का होता है ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी का एक अच्छा उदाहरण है। तो हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी जहाँ उसको कमज़ोर परत मिलता है वहीं से वो निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। आगे देखिए, इन प्रक्रियाओं के कारण पर्वत, पठार जैसी अनेक स्थल रूपों का विकास होता है। इन्हीं स्थल रूपों पर बाह्य कारक कार्य करता है तथा इनके स्वरूप में परिवर्तन कर विविध प्रकार के भूदृश्य का निर्माण करता है। देखिए, इसको आप लोग अभी समझ लीजिए किस तरह से भूदृश्य का निर्माण होता है, ठीक है। ये देखिए, ये प्लेट है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी जा रही है। जब आपस में टकराते हैं तो ये प्लेट इधर नीचे चली गई है। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों टकरा के ऊपर भी चली जाती है, तो यहाँ पर ये पर्वत बन सकता है, ठीक है। और कई बार देखिए, यहाँ एक पतली परत मिल जाने से ये यहाँ से ज्वालामुखी निकल रही है, आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो भी यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा चारों ओर, ठीक है। देखिए, इस क्षेत्र में देखिए, यहाँ पे दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गड्ढा सा बन जाता है, ठीक है। देखिए, ये गड्ढा बन गया, यहाँ पर विपरीत दिशा में जा रही है। और यहाँ से इसको जब ये खाली हो जाता है जगह, तो यहाँ से ये ज्वालामुखी निकलना, यानी कि लावा निकलना शुरू हो जाता है। ये अंदर मैग्मा है और यही मैग्मा का बदला हुआ नहीं, ये बाहर निकलने से ये लावा बन जाता है और लावा से पर चट्टान बनता है। इस प्रकार धरातल पर दिखाई देने वाले स्थल रूपों का निर्माण दो बलों द्वारा होता है, ठीक है। देखिए, पहला है अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में देखिए क्या है, ऐसे बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स और बाहरजनित बल एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो कि समझ में आ गया है। आगे देखिए, ज्वालामुखी।
इसको वेल्केनो भी बोलते हैं इंग्लिश में। ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर गर्म लावा, ठीक है, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, ये परपट्टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये पाइप की तरह से देखिए जा रहा है। अब इसको जिधर कमज़ोर परत मिलेगी, ऐसा नहीं कि ये सीधा सीधा ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ये सीधा सीधा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको जहाँ भी कमज़ोर परत मिलता है वो उधर से जाने का कोशिश करता है। अब देखिए इधर से भी ये जाने की कोशिश किया, लेकिन अब इधर मजबूत परत मिल जाने से ये यहीं पर रुक जाता है और ये इधर से भी निकल गया, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये असर इस जगह पे दिखाया। और जहाँ पे निकलता है ये कटोरे के जैसा होता है, कटोरा उतना बड़ा तो नहीं, बहुत विशाल होता है, एक तालाब के जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इस मुंह को हम लोग क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और ये बहने लगा बाहर तो ये लावा हो गया, अंदर है तो मैग्मा, ठीक है। और यहाँ से देखिए गैस, राख वगैरह निकल रहा है, ठीक है। इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ से एक पतली नली से होता है जिसे ज्वालामुखी नली, वेंट कहते हैं। इस नली ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। देखिए जब धंसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी के मुख का विस्तार अधिक हो जाता है तो उससे काल्डेरा, ठीक है, कहते हैं। देखिए ये जो मुंह है उसका क्रेटर, ये धीरे धीरे किनारे से धंस के बड़ा हो जाता है, बड़ा तालाब जैसा बन जाता है, तो उसको हम लोग काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी 3 तरह के हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जानने योग्य बातें। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है। ये सबसे ऊंचा विश्व का जो ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, ठीक है। आगे देखिए ज्वालामुखी के प्रकार, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं ना, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। उद्गार कहने के मतलब कि ज्वालामुखी जो निकलता है, ठीक है, उसके हिसाब से ज्वालामुखी को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। देखिए सक्रिय कहने का मतलब जो हमेशा काम में लगा हुआ है, जागृत जगा हुआ, ठीक है, जो जगा हुआ है वो काम करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो हमेशा अपना मैग्मा, ठीक है, राख, धुआं, गैस जो निकाल रहा है, तो ये हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकलता करते हैं उन्हें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का मोना लोआ तथा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। अब इसको आप वीडियो में देख लीजिए।
आगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब है सोया हुआ। अब जो सोया हुआ है तो वो कभी ना कभी तो उठेगा ही, ठीक है। अब कब उठेगा उसका कोई टाइम निश्चित नहीं, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद या 1 दिन बाद हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित नहीं, लेकिन वो जागेगा, इसलिए उसको प्रसुप्त कहा गया है। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, मतलब एक बार निकल गया फिर वो शांत है, तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर अचानक उसमें विस्फोट या उद्गार होने लगता है। इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकोटोवा विश्व का प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये उद्गार हो चुका है इसमें, और लगता है कि शायद इसमें नहीं होगा, लेकिन कभी भी वो अचानक विस्फोट के साथ उद्गार करना शुरू कर देगा, यानी कि लावा निकलना शुरू कर देता है। यानी कि सबसे खतरनाक जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब देखिए, जो सक्रिय ज्वालामुखी है वहाँ तो कोई जाएगा नहीं, जा भी नहीं सकता है, जाएगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन प्रसुप्त में आदमी देखने के लिए जाएगा पहाड़ में घूमने के लिए, और अचानक विस्फोट वगैरह होना लग गया तो वो मर जाएगा वहाँ, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार पूर्ण तथा समाप्त हो जाता है, उनके मुख में जल आदि भर जाता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जो क्रेटर है ऊपर में, उसमें अब वो तो कटोरा जैसा हो गया, तो वहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता है। अब बारिश का पानी जमा हो गया तो उसको क्या बन जाता है, वो झील बन जाता है, झील, ठीक है। तालाब नहीं बोलेंगे क्योंकि तालाब को हम लोग बनाते हैं और झील भगवान बना दिए, वो अपने से हो गया है ना, इसलिए इनमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती, ठीक है। अफ्रीका का किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका का जो किलिमंजारो तथा म्यांमार का माउंट पोपा, ठीक है, म्यांमार एक देश है, वहाँ का माउंट पोपा, तथा दक्षिण अमेरिका का चिम्बे राजो विश्व के प्रमुख शांत या मृत ज्वालामुखी हैं। देखिए, शांत या मृत ज्वालामुखी वहाँ और पहले कभी हुआ था, अब होने का कोई संभावना नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग देखिए, अब कहीं ज्वालामुखी शायद देखने का नसीब प्रत्यक्ष नहीं भी होगा, हम लोग उसको चित्र के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से ही देख पाते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे, ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। देखिए, लावा जब जम गया तो अब ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। लावा पठार, गर्म जल झरने, कालडेरा आदि का निर्माण होता है। भारत का दक्कन लावा पठार तथा झारखंड का राजमहल पहाड़ी का निर्माण लावा प्रवाह से ही हुआ है, ठीक है। देखिए, अब लावा से जो पर्वत बनते हैं वो क्या हो गया, अग्नि चट्टान, है ना। ये बहुत मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ पत्थर होते हैं। जानने योग्य बातें देखिए, राजमहल की पहाड़ी झारखंड के साहेबगंज जिला, ठीक है, जो कि संथाल परगना में आता है,
में स्थित है। ठीक है, अब देखिए भूकंप, भूकंप है ना, पृथ्वी की सतह के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। ठीक है, कंपन हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग मोबाइल जैसे वाइब्रेट मोड में रहता है तो वो कांपने लगता है, किसी का फ़ोन आता है तो भें भें करके वो कंपन होने लगता है। ठीक उसी तरह से पृथ्वी भी हिलने लगता है, कंपन करने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, बड़े बड़े मकान घर वगैरह सब गिर जाता है और आदमी उसमें दब जाता है, बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्लेटों की गति, ज्वालामुखीय उद्गार। ठीक है, प्लेट जो हम दिखाएं अभी उसका गति एक आमने सामने हो जाता है, टकरा जाता है, या एक दूसरे से दूर जाता है, या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो और ज्वालामुखी उद्गार भी देखिए, जब प्लेट दूर चला जाता है तो बीच में उसको रास्ता मिल जाता है निकलने के लिए लावा मैग्मा को, तो ज्वालामुखी उद्गार होगा। भूपटल भ्रंश, जलीय भार आदि भूकंप के कारण हैं। ठीक है, इनमें सबसे प्रमुख कारण प्लेटों की गति अर्थात प्लेट विवर्तन की क्रिया है। ठीक है, सबसे मेन कारण प्लेट का गति करना है, भूकंप का मेन वही होता है। आगे देखते हैं, देखिए आप प्लेट कैसे गति करता है, फिर से देख लेते हैं इसको। इस चित्र को देखिए, ये अभिसारी परिसीमा, इसमें क्या होता है कि ये देखिए नीचे मेंटल है, उसके ऊपर प्लेट। प्लेट क्या है कि ये हम लोग का जो ज़मीन है, ठीक है, वही है। ये जब आपस में टकरा रहे, देखिए दोनों तीर एक दूसरे को सामने आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया अभिसारी परिसीमा। इससे क्या होता है कि पर्वतों का निर्माण होता है, मतलब ये ऊपर नीचे मुड़ जाती है। टकराने से क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, या तो नीचे जाता है या ऊपर चढ़ जाता है, कुछ ऊपर भी चला जाता है। तो इसी अभिसारी परिसीमा से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसी तरह से। और ये देखिए रूपांतर परिसीमा जो है ये भी बहुत विनाशकारी होता है। और उसके बाद ये देखिए इसमें क्या है कि एक इधर की ओर आ रही है और एक ऊपर की ओर जा रही है। और अब सारी परिसीमा में देखिए यहाँ दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, एक पूरब में जा रही है, एक पश्चिम में जा रही है। ठीक है, अब देखिए बीच में यहाँ पर गैप हो गया, तो इस गैप में क्या होता है, ज्वालामुखी निकलता है। ठीक है, उसको रास्ता मिल जाता है उसलिए। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र के कोयना में 1967 ईस्वी में आया भूकंप का कारण कोयना जलाशय को माना जाता है। ठीक है, ये देखिए जलाशय में कैसे भूकंप आ जाएगा, जब वो बांध जो होता है टूट जाता है तो अचानक से भूकंप जैसा स्थिति हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, धरातल के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। देखिए ये हो गया आपका उद्गम केंद्र। ठीक है, इसी को हम लोग फोकस भी बोलते हैं। और देखिए क्या केंद्र, आगे पढ़ते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक
ऊपर सतह पर जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है अधिकेंद्र इपिक सेंटर कहलाता है। अधिकेंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता सर्वाधिक होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए जानने योग्य बातें। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसका नाम है सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र का नाम भूकंप लेखी। ठीक है, भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर होता है। तो भूकंप को किससे नापते हैं हम लोग? रिक्टर स्केल में। ठीक है, आगे देखिए भूकंप तरंगे। भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती है। इन्हीं ऊर्जा तरंगों से जान माल की हानि होती है। ये भूकंपीय तरंगे हैं। पहला देखिए अनुदैर्घ्य या प्राथमिक तरंग, जिसको पी तरंग भी कहते हैं। ठीक है, इसकी गति सबसे तीव्र होती है। ठीक है, ये बहुत तेज गति में होती है। दूसरा देखिए अनुप्रस्थ या द्वितीयक एस तरंग। ठीक है, इसकी गति पी तरंग से कम होती है। ठीक है, पहला वाला से थोड़ा ये कम इसका गति होता है। अब तीसरा देखिए पृष्ठीय या धरातलीय एल तरंग। इसकी गति सबसे कम होती है। सर्वाधिक हानि इसी से होती है। ठीक है, ये धीरे धीरे होता है। जो धीरे धीरे होता है ना कोई भी चीज़, वो बहुत ही नुकसान देता है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है, इसलिए ये हम लोग को बहुत क्षति पहुंचाता है। तो हम लोग जान गए 3 तरंग हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। आगे देखते हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र। विश्व का भूकंप प्रभावित प्रमुख क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र तथा मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र है। प्रशांत परिमेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण अग्नि मेखला, रिंग फायर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया, चिली आदि प्रमुख भूकंप प्रभावित देश है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला का विस्तार म्यांमार देश में आराकान योमा पर्वत से लेकर, ठीक है, आराकान योमा ये पर्वत का नाम है, से लेकर भूमध्य सागर तक है। भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है। भारत में हिमालय प्रदेश तथा गंगा का मैदान प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अब इसे थोड़ा चित्र में समझ लेते हैं। देखिए मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला का विस्तार म्यांमार। ठीक है, म्यांमार कहाँ पर है आपका? ये देखिए यहाँ पे भारत को दिखा रहे हैं। ये आपका भारत देश है, इसी के सामने ये म्यांमार है। ठीक है, तो ये नीचे की ओर, ठीक है, ये बीचों बीच जो होगा भूमध्य रेखा है, बीच में आपका ये भूमध्य रेखा, ठीक है, बीच में ये भूमध्य रेखा हो गया। तो ये पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो है यहीं पर देखिए म्यांमार के आराकान योमा पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक है। ठीक है, ये भूमध्य सागर
तक है। आगे देखिए भारत के नक्शा में यहाँ का जो भूकंपीय क्षेत्र है, देखिए इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है ये सब, ठीक है, ये आपका भूकंपीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यानी कि ऊपर की ओर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से भारतीय प्लेट यहाँ पर मिलते हैं, दोनों आपस में टकराने से भूकंप होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है आपका, देखिए यहाँ पे नेपाल है, ये देश नेपाल, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और यहीं पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, हिमालय का पर्वत भी है, और इसका निर्माण प्लेट के आपस में टकराने से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। और साथ ही देखिए उत्तरी गंगा का मैदान, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में ही आता है, क्योंकि ये इसका किनारा है, ठीक है, ये इसके किनारे में आता है, इसलिए ये भी प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है गंगा नदी के कारण। यहाँ देखिए बिहार, झारखंड थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भूकंप का उतना असर नहीं देखा जाता है। भूकंप से बचाव। भूकंप से बचाव का उपाय 3 स्तर पर करना चाहिए, ठीक है। देखिए कौन कौन सा है। पहला है भूकंप आने से पहले इस चरण में आपातकालीन योजना बनाना, घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान, ठीक है, कौन सा जगह सुरक्षित है हम लोग के लिए उसको पहचानना है, जैसे कि मेज, ठीक है, टेबल जो होता है, पलंग जिसमें हम लोग सोते हैं, के नीचे छुप सकते हैं, दीवारों का कोना, ठीक है, दरवाजे के पास, ये सब जगह है। घर की बीमा पॉलिसी समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा घर के नींव की जांच करवानी चाहिए कि घर कितना मजबूत है, ठीक है, इसका भी जांच करवाते रहना चाहिए। और ये सब उपाय हम लोग को भूकंप आने के समय अचानक से आ जाता है तो करना चाहिए, जैसे कि मेज के नीचे, पलंग के नीचे चले जाना चाहिए, या फिर दीवार के कोना में चले जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको चोट कम लगेगा। आगे देखिए भूकंप आने के दौरान इस समय मकान के अंदर हैं तो सुरक्षित स्थान पर रहिए, ठीक है, इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। घर से बाहर हैं तो खुली जगह पर जाइए, ठीक है, सामने पेड़ या बिल्डिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो आपके ऊपर गिर सकता है, इसलिए खुला मैदान में चले जाना है। समुद्र के किनारे हैं तो ऊंची जमीन की तरफ जाइए, ठीक है, क्योंकि समुद्र का लहर जो है ऊपर उठ सकता है और आप उसमें डूब सकते हैं, इसलिए ऊंचा जगह में चले जाना है। वाहन चला रहे हैं तो खुली जगह पर जाइए, ठीक है, कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो भी खुला मैदान में हम लोग को खड़ा हो जाना है, इधर उधर नहीं चलना है। फिर आगे देखिए भूकंप आने के बाद क्या करना चाहिए। स्थानीय रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों का प्रसारण सुनिए, ठीक है, रेडियो और दूरदर्शन जो हमारा न्यूज़ चैनल होता है, समाचार हम लोग जहाँ देखते सुनते हैं उसको सुनना चाहिए, उससे हम लोग कुछ निर्देश वगैरह मिलता रहता है। चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त कीजिए, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा में क्या है कि हम लोग को थोड़ा डिटॉल, बैंडेज वगैरह हल्का फुल्का दवा खुद से लगाते हैं, उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बिजली की आपूर्ति बंद कीजिए,
क्षतिग्रस्त इमारत में है तो बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बिजली जो है उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि कहीं भी करंट पास हो सकता है। ठीक है, इसलिए बिजली की आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए। क्षतिग्रस्त इमारत यानी कि घर जो टूटा है, गिर गया है, तो उस घर में नहीं रहना चाहिए, वहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहिए। आगे देखिए जानने योग्य बातें। हमारा राज्य झारखंड भूकंप के दृष्टिकोण से कम प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि ये भूकंप का जो क्षेत्र है उससे थोड़ा दूर में है। राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित गोड्डा एवं साहेबगंज जिला ही मुख्य रूप से भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। देखिए झारखंड में गोड्डा और साहेबगंज जिला ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र है क्योंकि ये ऊपर की ओर आता है, उत्तर दिशा में। झारखंड के इस मानचित्र में सबसे ऊपर देखिए गोड्डा और साहेबगंज आपको नज़र आएगा। आगे देखिए भोर्ज का भूकंप एक अध्ययन। 26 जनवरी 2001 की सुबह 8:45 पर गुजरात के भुज शहर में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके चलते ऊंची ऊंची इमारतें गिर गई, संचार एवं बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। संचार मतलब जो आप रेडियो टीवी देखते हैं, ठीक है, वो बंद होगी और साथ में बिजली का लाइन भी काट दिया गया। यातायात व्यवस्था भंग हो गई। ठीक है, माने गाड़ी से आना जाना सब बंद हो गया। शहर के लगभग सारे घर मलबे में बदल गए। इसका मतलब सभी घर टूट फूट गए थे, तो वो जो टूटा फूटा अवशेष है वो मलबा कहलाता है। भूकंप का अधिकेंद्र भुज में था। ठीक है, ये भुज शहर में ही इसका केंद्र था। तो 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए एवं 5 लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। इसमें देखिए 5,000 लोग मर गया इस भूकंप से और 5 लाख से ज़्यादा लोग इस पे प्रभावित हुआ। भुज, राजकोट एवं अहमदाबाद में जन धन की व्यापक क्षति हुई। इस भूकंप का मुख्य कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना था। ठीक है, उत्तर की ओर जो हम लोग नक्शा में ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर की ओर कौन सा प्लेट से टकराया? यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकरा गया, तो ये विनाश हुआ। यहाँ देखें चित्र में किस तरह से ये प्लेट बिल्डिंग बुरी तरह से गिर चुका है। ठीक है, और ये सब जो टुकड़ा होके गिर गया ये मलबा कहलाता है। मुख्य स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृति कहने का मतलब देखिए स्थल जो जमीन है, ठीक है, वो किस तरह का है, उसका मेन जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सतह देखिए पृथ्वी की सतह को आकार देने में बाह्यजनित बलों का महत्वपूर्ण भूमिका है। बाह्यजनित बल, ठीक है, जो बाहर से काम करती है, जैसे हवा, पानी, नदी, पवन, जो भी बोलते सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये बाह्यजनित बल है। और आंतरिक बल जो था वो भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, आगे ये बल मुख्यतः अपक्षय, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी, पवन, हिमनदी एवं समुद्री तरंग इनके प्रमुख कारक हैं। ये कारक
अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित करती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है, देखिए अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ठीक है, इस सबका परिभाषा है, सबको हम लोग विस्तार से देखेंगे आगे। जानने योग्य बातें देखिए, पृथ्वी की चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। ठीक है, देखिए ये क्लियर हो गया आपका अपक्षय। पृथ्वी की चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। ठीक है, ये टूटता फूटता कैसे है? ये गर्मी, बरसात, जाड़ा, ये सब के कारण ही टूटता फूटता है। तो इससे कैसे क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, गर्मी में फैल जाता है, कोई भी चीज चट्टान जो है वो फैल जाता है। ठीक है, क्यों फैलता है? क्योंकि उसमें खनिज तत्व होता है। और फिर उसके बाद गर्मी के बाद बारिश आता है, तो फिर वो उसमें ठंडा होने लगता है और फिर वो ठंडा होकर सिकुड़ जाता है, फटने लगता है, दरार भी बनने लगता है। ठीक है, तो ये सिकुड़ना फैलने से क्या होगा कि धीरे धीरे अपने आप टूटने फूटना लगता है। ठीक है, तो ये हो गया अपक्षय। आगे देखते हैं नदी के कार्य। देखिए, अच्छा क्लियर कर ही देते हैं पर इसको, है ना। अपर्दन मतलब हो गया जो कटाव करता है। ठीक है, किसी चीज को मैंने काटता है, जैसे हवा, पानी, ये हवा मिट्टी का भी कटाव करता है, पानी का भी कटाव करता है। हवा से जो है आपका चट्टान वगैरह भी को भी काट देता है। कैसे काटता है? उसके साथ धूल वगैरह, जो बालू का कण वगैरह उड़ता है, तो उससे थोड़ा थोड़ा रगड़ा के उसका अपर्दन हो जाता है। ठीक है, और मिट्टी भी इसी थोड़ा थोड़ा उसका धूल उड़ने लगता है। या जैसे आदमी भी चलते हैं तो वहाँ से क्या होता है, मिट्टी वो धूल बन जाता है और वो उड़ जाता है। ठीक है, कोई भी आदमी चले या जानवर चले, रास्ता में देखिएगा धूल हो जाता है। फिर परिवहन हो गया, जो एक जगह से उसको दूसरे जगह ले जाता है। ठीक है, निक्षेपण मतलब जहां पर वो जमा हो गया। आगे देखिए नदियों के कार्य। नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, नदी दो प्रकार का स्थलाकृति बनाती है। एक है अपर्दनात्मक तथा निक्षेपात्मक। ठीक है, देखिए पहला जो है अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां में देखते हैं। ऐसी स्थलाकृतियां नदियां युवावस्था में बनाती हैं। इस समय नदी पहाड़ी भाग से होकर गुजरती हैं, जिस कारण तीव्र गति से बहती हैं। तीव्र गति के कारण काट छांट की क्रिया तेजी से होती है। इस अवस्था में निम्न मुख्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया है, ये क्या है? एक पहाड़ से नीचे की ओर नदी बह रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो नदी का युवा अवस्था, युवा अवस्था कहने का मतलब होता है जवान। ठीक है, एक जवान आदमी जितना काम कर सकता है, क्या एक छोटा बच्चा या फिर क्या बोलते हैं बूढ़ा आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका वह अवस्था होता है जहां पर उसको इस तरह का ढलान मिलता है। ठीक है, वो उसका युवा अवस्था हो गया, ढलान वाला जगह, पहाड़ी इलाका जो है।
ठीक है, क्योंकि पहाड़ से देखिए ऊपर जितना भी बारिश होता है सारा पानी एकदम धड़धड़ा के नीचे आ जाता है। ठीक है, हड़हड़ा के नीचे आ गया और एकदम पूरा फुल स्पीड में पानी बहना शुरू हो जाता है। तो वो हो गया उसका युवा अवस्था, और वो इतना स्पीड होता है कि रास्ता में जो भी मिलेगा, ठीक है, पेड़ या पत्थर जो भी मिलेगा सबको धकेलते हुए वो उसको बहाने का कोशिश करता है, काट छांट कर देता है उसका। ठीक है, पत्थर को भी मतलब सोचो काटने लगता है, बालू वालू जो उसके साथ में बहता है तो धीरे धीरे बालू ही पत्थर को काट देता है, चट्टान को भी काट देता है। ठीक है, तो ये तो इस तरह से आपका नदी जो आकृति बनाती है उसमें देखिए ये पहला है भी आकार की घाटी। नदियां अपने वेग के कारण अलग अगल बगल, ठीक है, इतना स्पीड रहता है कि अपने अगल बगल, ठीक है, दोनों तरफ, ये दोनों साइड की चट्टानों को कम, जबकि तली को, ठीक है, ये अगल बगल को कम लेकिन तली यानी कि नीचे का जो हिस्सा है नीचे तरफ एकदम अधिक काटती है। ठीक है, माने नीचे में ही उसको ज्यादा वो क्या बोलते हैं जोर रहता है। इस प्रकार निर्मित घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह होती है। ठीक है, यानी कि ये हो गया भी आकार की घाटी। और देखिए आगे गर्ज और कैनियन क्या है देखते हैं। जब नदियां कठोर चट्टानों को सीधी काटती हैं तो खाड़ी ढाल वाली संकरी घाटियां बनाती हैं, इन्हें गार्ज कहते हैं। जब घाटी लगातार अपर्दन से, ठीक है, अपर्दन उसका जो हो रहा है कटाव कर रहा है अपना, से चौड़ी एवं गहरी हो जाती है तो यह कैनियन कहलाता है। अमेरिका की कोलोरेडो नदी पर बना ग्रांड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक है, कठोर चट्टान को काटती है। कठोर चट्टान कौन सा होता है? आग्नेय चट्टान। ठीक है, उसको वो काटती है तो वो और गहरी और संकरी हो जाती है। संकरी कहने का मतलब एकदम पतला सा, एकदम बीचों बीच, मतलब क्या बोले, ज्यादा गड्ढा होगा उसमें। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है जल प्रपात। जल प्रपात, ठीक है, जल माने पानी, प्रपात, ठीक है, प्रपात मतलब गिरना। ठीक है, पानी का गिरना। तो इसको जो हम जल प्रपात को हम लोग दूसरे नाम में झरना भी बोल के जानते हैं। ठीक है, लोग झरना कहीं कहीं पर पानी का स्रोत जो होता है रिसाव, उसको भी झरना बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जल प्रपात है जो ऊंचाई से नीचे गिरता है। ठीक है, देखते हैं। नदी का पानी जब पर्वतीय ढाल पर ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए एक नदी है, ऊपर पहाड़ी से एक बैग नीचे गिर रहा है। यहाँ पर चित्र में देखिए ये हुडरू जलप्रपात का फोटो दिखाया है। और
इस तरह का हम लोग का आसपास जो पहाड़ी के इलाका है वो सब में भी कहीं कहीं छोटा छोटा इस तरह का हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग के झारखंड में बहुत सारा जलप्रपात है, कभी आप लोग को मौका मिलेगा तो जरूर देखिए। आगे देखिए, कर्नाटक का जोग तथा झारखंड का हुंडरू, ठीक है, ये दसम कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात है, ठीक है। दसम आपका बुंडू के सामने होता है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, ठीक है, 979 मीटर। यह वेनेजुला देश में है जो कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। देखिए, दक्षिण अमेरिका महादेश में ये एंजल जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। कभी मौका मिलने से जरूर जाना चाहिए देखने के लिए, अच्छा लगता है। देखिए, जानने योग्य बातें देखते हैं। अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों का परिवहन तथा टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ एवं कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, अपरदन यहाँ पर दिया है। अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों का परिवहन, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरा जगह ले जाना, ठीक है। टुकड़ों द्वारा आपस में रगड़ माने घिसाता जो है एवं कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। माने रगड़ रगड़ के क्या होगा, थोड़ा थोड़ा घिसा नहीं लगता, कोई भी चीज को रगड़ते रहना, देखना वो घिसा घिसा के अपने पतला हो जाता है, उसी तरह से, ठीक है। आगे देखिए, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां क्या है। नदियां पड़ोड़ा पड़ोड़ा एवं वृद्धावस्था, ठीक है। युवावस्था जो जवानी है, उसके बाद धीरे धीरे आदमी जब ढलने लगता है, बुढ़ापा नहीं लगता, तो वो पड़ोर बुढ़ापा ही पड़ोर है, ठीक है। तो ये वृद्धावस्था भी है में अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा करने का काम करती हैं। अवसाद के जमा होने से निम्न निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, अवसाद क्या है, गंदगी है ना। अवसाद जम रहा है मतलब किसी को भी हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारे दिमाग में बहुत अवसाद जमा हो गया, यानी कि बहुत गंदी बातें आ गई हैं तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। तो इस तरह से नदी अपने साथ, देखो नदी में आदमी लोग बहुत कुछ गंदा भी डाल देते हैं या नहीं भी डालते हैं, तो नदी खुद आसपास का जो होता है गंदगी उसको बहा के पानी सब नदी में आ जाता है। तो जितना भी कचरा है वो सब वहां पर आ जाता है, ठीक है, और वो बहते हुए कहीं पर जमा हो जाता है, ठीक है। और उससे एक अलग स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग डेल्टा के बारे में। देखिए आगे, बिसर्फ एवं गोखुर झील, ठीक है। बिसर्फ, बिसर्फ मतलब क्या होता है, सर्प मतलब सांप होता है, ठीक है। तो सांप जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, सीधे सीधे तो नहीं चलता है, कहीं देखे नहीं देखे होंगे। सांप हमेशा अपना शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके चलता है, क्योंकि उसका पैर नहीं होता है, ठीक है। एवं गोखुर झील, गोखुर झील, ठीक है। ये गोखुर क्या हो गया, गाय जो होती है, ठीक है, उसका
नीचे का पैर जो होता है, ठीक है, माने हाँ हम लोग का जो क्या बोलेंगे, हाँ उसका जो पाँव बोलेंगे, ठीक है, सबसे नीचे का जो पाँव है वो उसको खुर बोलते हैं, ठीक है। तो वो जिस तरह का खुर है, यानी कि उसका देखिएगा वो कटा हुआ जैसा रहता है, बीच में दो टुकड़ा रहता है उसका, जैसे आदमी लोग का 5 अंगुली है पैर में, तो उसका 2 भाग में कटा हुआ जैसा रहता है, ठीक है। तो उसी डिजाइन का हो गया ये गोखुर झील। और ये गोखुर झील कैसे बनती है इसको भी हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए, मैदानी इलाकों में नदियां धीमी गति से बहती हुई अपने किनारों को काटती और अवसाद जमा करती रहती हैं, ठीक है। मैदानी इलाका जहाँ समतल है वहां पे नदी क्या होगा, धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि जहाँ ढलान होगा वहीं पर ना ज्यादा तेज बहेगा। जैसे हम लोग साइकिल भी चलाते हैं, जहाँ ढलान हो गया देखिए वहाँ पेडल मारने का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप तेज साइकिल भागने लगता है। और जहाँ पे एकदम समतल हो गया तो मतलब सिंपल पेडल मारना पड़ता है, और कहीं चढ़ान हो गया तो भाई वहां पर उतरना भी पड़ता है, साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर तो ये पानी जाएगा नहीं, ठीक है, पानी तो हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। तो समतल जहां हो गया वहां उसका गति ऑटोमेटिक धीमा हो जाता है, ठीक है। और इस टाइम वो अपना जो किनारा है नीचे की जगह को नहीं काटेगा, क्योंकि उसका स्पीड कम हो गया है, ठीक है। तो जो किनारा है उसी को वो काटेगा और औसाद जमा करती है, ठीक है, काट के किनारे को काटती है और औसात जमा करती है। औसात की मात्रा अधिक होने से नदियों का रास्ता सर्पिल हो जाता है, सांप जैसा, ठीक है। ज्यादा गंदगी जमा हो जाने से उसका रास्ता जो है सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखिए, इसी सर्पिले आकार को विसर्प कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का जैसे दिखाई दे रहा है ना सांप जैसा, इधर लग रहा है इधर मुंडी है और इधर पूंछ है ना, ऐसा ऐसे ऐसे जा रहा है। और जब कटाव अधिक हो जाता है तो नदियां उसे छोड़कर पुनः सीधी बहने लगती हैं, जिससे गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो टेढ़ा मेढ़ा करके बह रही है पानी और धीरे धीरे क्या करती है, किनारा सबको काटते जाती है, सब किनारों को काट रही है। तो काटते काटते अब क्या होता है कि ये ऐसे जो है, देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा है, बड़ा करने की कोशिश करते हैं। एक किनारा जो है देखिए यहाँ पे ये ऐसे जा रही है, ऐसा ना जाके ये सीधा यहाँ भी आ सकती है, ठीक है, दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर से, है ना। तो क्या करेगी ये, इधर से आ रही है यहीं चले जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला भाग कट के निकल जाएगा जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि इधर का भाग में पानी ऐसे ही जमा रह गया, ये एक तालाब जैसा बन गया, लेकिन इसका आकृति कैसा हुआ, खूर जैसा। देखिए इस तरह से आधा चांद, है ना, आधा चांद। गोखुर गाय का खुर भी ऐसे ही रहता है ना। तो उस तरह से ये नदी अब सीधा ऐसे यहाँ पर कट गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी जैसे ऐसे घूम रही है, तो ये ऐसे भी आ सकती है, इसको काटते काटते मतलब इधर से पानी बह रहा है, इधर धक्का देते 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 यहाँ पर कट जाए, सीधा हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक ये रास्ता इधर बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से ये मिल गया नदी। ठीक है, आगे देखिए, डेल्टा, ये था गोखुर झील, समझ में आ गया। अब देखिए डेल्टा क्या है। डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने के पास
होता है जहाँ नदी समुद्र में मिलती है। ठीक है, मतलब जहाँ नदी का अंत हो जाता, अंत नदी का कहाँ होगा? समुंदर में। जितनी भी नदियां हैं वो छोटी नदी बड़ी नदी में जाके मिलती है ना। और जो नदी लंबा है, ठीक है, उसका नाम दे दिया जाता है उसको, आगे में उसी नाम से वो चलेगी, या फिर कहीं कहीं उसका नाम बदल भी जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सारे नदी इधर उधर से आके मिलेगी और वो नदी जाके कहीं ना कहीं वो समुंदर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो समुंदर से मिलने माने जाने में प्रवेश करने से पहले अपने मुहाने पर वो जो अपना साथ जो गंदगी, ठीक है, लेके आई थी, मिट्टी जो भी था, उसको वो एक जगह जमा कर देती है। ठीक है, और वो हो गया डेल्टा। देखिए इसकी आकृति, ग्रीक अक्षर डेल्टा, देखिए ये ट्रायंगल जो है ना, की तरह त्रिभुजाकार होती है। भारत में, बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको कि हम लोग सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलके ये डेल्टा को बनाई है, वो है सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, मतलब वहां पे मिट्टी जमा होते जा रहा है, वो जमीन बड़ा होते जा रहा है ना। और ये जमीन जो है काफी उपजाऊ भी होता है, क्योंकि हल्का होता है वहां का मिट्टी। जैसे हल्का होने का कहने का मतलब क्या, हम लोग जब भी कोई फसल लगाते हैं खेत में तो क्या करते हैं, उसमें जुताई करते हैं, खेत को जोतते हैं। क्यों जोतते हैं? मिट्टी को हल्का करने के लिए। ठीक है, सीधे बीज ऐसे ही गाड़ नहीं देते हैं, वैसे अगर यदि गाड़ देंगे तो वो ठीक से होगा नहीं। उसको कोड़ के अगर मिट्टी को हल्का कर देते हैं तो उसमें वो जल्दी बीज का विकास होता है, जल्दी उसमें उसका जड़ फैलता है, वो बड़ा होने सकता है। ठीक है, तो ये भी डेल्टा जो है का मिट्टी हल्का होने के कारण ये ज्यादा उपजाऊ भी होता है। ठीक है, आगे देखिए पवन के पवन के कार्य। देखिए नदी की तरह ही पवन भी अपर्दन का एक मुख्य कारक है। ठीक है, नदी जिस तरह से अपर्दन करती है वैसे ही हवा भी अपर्दन करती है। ठीक है, पवन की गति रेगिस्तानी प्रदेशों में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, रेगिस्तानी जहाँ पर बालू होता है, ठीक है, बालू ही होता है, बंजर जमीन टाइप का, तो वहाँ पे वो हवा जो है बहुत ही शक्तिशाली, माने बहुत ज़्यादा तेज चलता है। ठीक है, पवन के द्वारा निर्मित कुछ मुख्य स्थलाकृतियाँ निम्न हैं। ठीक है, स्थलाकृति देखिए, आकृति, स्थल का आकृति कैसे कैसे हो जाता है। एक नंबर देखिए, मशरूम चट्टान या छत्रक सेल। ठीक है, मशरूम हम लोग खाते हैं ना, जो बारिश के बाद बादल गरजने से निकलता है जमीन से। ठीक है, और आजकल उसका हम लोग उसका खेती भी करते हैं, घर में भी आदमी करता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से उसको, मशरूम को छत्रक भी बोलते हैं। आगे देखिए, यह पवन की तेज गति के कारण चट्टान की काट छांट के कारण बनती है। चट्टान का निचला भाग अधिक अपरदित हो जाता है, जबकि ऊपर का भाग कम अपरदित होता है, जिससे छतरी जैसी आकृति बन जाती है। इससे ही मशरूम चट्टान कहते हैं। देखिए ये जो है ना,
इसको, ये देखिए फोटो में क्या है कि ये एकदम नीचे से काट दिया है इसको, देखिए है ना, पूरा एकदम काट काट के खत्म कर दिया है। ऐसा लग रहा है पेड़ जैसा खड़ा है या फिर कोई छाता जैसे, ठीक है, या फिर मशरूम, इसका नाम ही है मशरूम, चट्टान या छत्रक सेल, ठीक है, छाता जैसे है इसलिए इसका नाम छत्रक भी हो गया, ठीक है। नीचे से देखो एकदम पतला, ऊपर जाके चौड़ा हो गया है। तो ये क्या होता है कि हवा तेज चलता है और उसके साथ जो हवा के साथ बालू का कण वगैरह सब रहता है छोटा छोटा, वो उसको बार बार रगड़ रगड़ के ये सब पतला कर देता है। तो ये सब देखने को हम लोग को कहाँ मिलेगा, रेगिस्तानी प्रदेश में, ठीक है। आगे देखिए, बलुआ टिब्बा, यह पवन के द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। पवन अपने साथ लाई गई बालू को किसी पेड़ या चट्टान के पीछे जमा करता है। इस प्रकार बलुआ टिब्बा का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब हवा जो चलती है तो उसके साथ जो बालू भी उड़ रही है तो वो पेड़ या चट्टान से टकरा जाती है, ठीक है, हवा, तो वहीं पर उसके साथ जो बालू भी साथ में उड़ रहा था वो जगह जमा होने लग जाता है और क्या हो जाता है, एक टिब्बा, यानी कि वहां पर क्या बोलेंगे उसको, ऊंचा सा माने जमा हो जाता है, ठीक है, ढेर लग जाता है, ठीक है। देखिए चित्र में यहाँ पर दिखा रहा है जैसे ये बालू यहाँ पर जमा होते होते एकदम पहाड़ जैसा हो जाता है। आगे देखिए, तीसरा नंबर, लाओस, पवन अपने साथ उड़ाकर लाए गए बालू के महीन उपजाऊ कण तथा अन्य पदार्थों को एक विस्तृत क्षेत्र में जमा कर देता है, जिससे एक समतल आकृति का निर्माण होता है। इसे लाओस कहते हैं। चीन का लाओस मैदान इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए ये चीन का लाओस मैदान है, ये चित्र में देखिए लाओस मैदान को दिखाया गया है, ठीक है। ठीक है, ये बहुत विशाल एरिया में एकदम बालू का महीन कण जमा हो गया है। आगे चौथा नंबर देखिए, ओएसिस। ओएसिस क्या है देखते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में किसी एक जगह से जब बहुत सा बालू पवन द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तो वहां पर प्याले के आकार की तरह गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे में जब जल भर जाता है तब ऐसी आकृति को ओएसिस कहते हैं, ठीक है। प्याला यानी कि जो प्याला किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग चाय कप जी, ठीक है, पीते हैं, तो ठीक है। ये देखिए ओएसिस यहाँ पर आपको दिखाया है, ये हवा के द्वारा जो बालू को उड़ा के ले गया और बीच में गड्ढा जैसा हो गया है जिसमें ये पानी भर गया है, ठीक है, ये हो गया ओएसिस।
आगे देखिए, अगला टॉपिक है हिम नदी के कार्य। हिम नदी क्या चीज है? हिम नदी बर्फ की नदी होती है, ठीक है। इधर देखिए, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बर्फ जमा रहती है। जब बर्फ के बड़े बड़े पिंड गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकता है तो उसे हिमनदी कहते हैं। हिमनदी द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां निम्नलिखित है। देखिए, यहाँ देखिए, पहला स्थलाकृति में क्या है, देखिए, यू आकार की घाटी। अंग्रेजी का जो यू होता है उसके उसी के जैसा उसका रूप दिखाई देता है। देखिए, यह खिसकती हुई हिमनदी घाटी की दीवारों के साथ साथ तली को भी काटकर चौड़ा करती है। इस प्रकार बनी घाटी का आकार अंग्रेजी के यू के समान होता है। इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है, ठीक है। ये बर्फ का नदी है, ये अपने दोनों किनारे के साथ साथ नीचे का तली को भी काटती है। और जो हम लोग देखे कि भी आकार की घाटी जो थी वो नदी पहाड़ी क्षेत्र में मतलब बहुत तेजी से बहती है, ठीक है, जिसको हम लोग युवा अवस्था भी बोलते हैं। तो वो भी आकार की घाटी बनाती है। लेकिन ये एक चीज क्लियर होना है कि देखिए, भी आकार की घाटी जो है नदी बनाती है जिसमें पानी बहता है, ठीक है। और यू आकार की घाटी ये हिम नदी बनाती है जिसमें बर्फ फिसलता है, ठीक है, यानी कि बर्फ का बहाव होता है, वो भी कह सकते हैं। आगे देखिए, हिमोड़। हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण पिघलती जाती है, ठीक है, क्योंकि तो बर्फ है वो नीचे की ओर जब जाएगा तो थोड़ा तापमान बढ़ेगा और इसके कारण वो पिघलते जाती है। इस प्रकार अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़ों को ढोने में असमर्थ हो जाती है, ठीक है, तथा अपने किनारों पर जमा कर देती है। इन्हें ही हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। बर्फ देखिए बड़ा सा टुकड़ा रहता है, वो आसानी से आ, क्या बोलते हैं, फिसलते हुए जाता है और अपने साथ वो जो भी ऊपर पड़ा हुआ है, पत्थर है, मिट्टी या पेड़ का डाली वगैरह जो भी रहेगा वो उसके साथ साथ फिसलते हुए जाता है। लेकिन फिसलते फिसलते क्या होता है कि वो उसका पानी बर्फ जो है पिघल कर पानी बन जाता है, ठीक है, तो वो उसको ढोने में असमर्थ हो जाता है। तब वो वहीं पर जमा कर देता है बालू, चट्टान, अपने साथ जो भी टुकड़ा उसका लाया था। तो ये सब हिमोड़ कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, सर्क एवं टर्न। खिसकती हुई हिमनदी पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई खोखली आकृति बनाती है। इन्हें सार्क कहते हैं। इन खोखली आकृतियों में जब जल भर जाता है तो इन्हें हिमझील या टर्न कहते हैं, ठीक है। सार्क देखिए एक मछली होती है बहुत ही खतरनाक, ठीक है, बड़ी मछली। तो उसी का ये उसी की तरह से ये रूप लेती है।
आगे है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तट के स्थलाकृतियों का निर्माण समुद्र तरंगों द्वारा होती है। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी कुछ प्रमुख आकृतियां निम्न हैं। देखिए, तरंग तरंग क्या है? जैसे हम लोग पानी में कोई पत्थर मार देते हैं, फेंक देते हैं, तो उस जो कंपन होता है वही तरंग है। और तरंग से ही हम लोग पता करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, या फिर क्या कितना, हाँ, इसका जो हम लोग पढ़ चुके हैं पृथ्वी का परत, वो सब का जानकारी हम लोग को तरंग से ही पता चलता है। उतना नीचे कौन जा पाएगा, 6000 किलोमीटर नीचे, है ना। और ये तरंग जो है हम लोग का चमगादड़ जो होता है वो लोग भी इसका इस्तेमाल खूब करता है। देखिए, ये तरंग अब कैसे कार्य करते हैं यहाँ पर थोड़ा हम लोग देखते हैं। समुद्री तरंगे जब तटीय चट्टानों से टकराती हैं तो चट्टानों के आधार को काटकर खोखला कर देती है। इस प्रकार खाड़ी ढाल वाली चट्टानें बच जाती हैं, जिन्हें समुद्री श्रृंग कहते हैं। देखिए, ये चित्र में दिखाया गया, देखिए। फिर से देखते हैं। समुद्री गुफा। समुद्री तरंगे लगातार काट-छांट का कार्य कर श्रृंगों को तोड़ती रहती हैं। इस प्रकार उनमें छोटी-छोटी दरारें पड़ जाती हैं, जो समय के साथ-साथ चौड़ी होकर समुद्री गुफा का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे देखिए। जब दोनों तरफ से बनती हुई समुद्री गुफाएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तथा उनके आर पार जल बहने लगता है, तो इस प्रकार की आकृति प्राकृतिक मेहराब कहलाती है। अच्छा, आगे। जब ये प्राकृतिक मेहराब अपर्दन के कारण टूटकर नीचे गिर जाता है और इसके शीर्ष स्थल का सागर वाला भाग तट से अलग हो जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को स्टैक या सागरीय स्तंभ कहते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम लोग चित्र को देखते हैं। चित्र दिखाई दे रहा है। जब समुद्री तरंग, समुद्र में जो लहर उठता है, उसके द्वारा ये चट्टानें तरंग मतलब उसका लहर से टकराती है। ठीक है, ये पूरा चट्टान है, ये जो दिखाई दे रहा है ये चट्टान है। ठीक है, इस पर टकराती है तो चट्टान के आकार को काटकर खोखला कर देती है। ठीक है, बार बार उसको मारते रहेगा, यहाँ पर मारते रहेगा चट्टान को, तो वो चट्टान खोखला होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से जो खड़ा ढाल वाला चट्टान है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समुद्री श्रृंग। ठीक है, और उसके बाद फिर ये लगातार काट छाट का कार्य होते होते जो श्रृंग होता है ये इसको तोड़कर छोटी छोटी दरार हो जाता है। दरार माने क्या मतलब, फट जाता है उस टाइप का। ठीक है, और वो दरार जो है जहां फट गया है वो धीरे धीरे चौड़ा हो जाएगा और समुद्री गुफा बन जाता है। देखिए, ये समुद्री गुफा, ठीक है, इस तरह का गुफा बन गया। और ये गुफा देखिए, फिर इसमें क्या होता है, फिर से तरंग मतलब लहर जाता है धीरे 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 इस गुफा को
तोड़ के पार हो जाता है, ठीक है, आर पार छेद हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेहराब, ठीक है, मेहराब हो गया, आर पार दिख रहा है, ऊपर से ऐसा जुड़ा हुआ, यानी कि एक दरवाजा जैसा बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर से जब पानी का लहर ऊपरी हिस्सा को, माने ये जो थोड़ा सा ऊपर में चौखट लगा हुआ है, ठीक है, जब इसको तोड़ देता है तब ये इस तरह का खड़ा हो जाता है, सिर्फ ये टुकड़ा बच गया, इधर का जो टुकड़ा है दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये टुकड़ा बच गया, तो देखिए यहाँ साइड में दिखाया है जैसे, है ना, तो इसको बोलेंगे स्टैक, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सागरीय स्तंभ भी बोलते हैं। अगला है 3 नंबर, देखिए लेगून। देखिए कभी कभी समुद्री अवसाद एक लंबे संकरे अवरोध के रूप में तट के किनारे जमा होता जाता है तथा इसके पीछे जमा पानी मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है, इससे ही लेगून कहते हैं। उड़ीसा की चिल्का झील एक लेगून ही है। अवसाद जो गंदगी है, गंदगी यानी कि मिट्टी बालू जो भी होगा या चट्टान का टुकड़ा होगा, वो सब धीरे धीरे जमा होते रहता है ना, और बीच में जो खाली जगह बच जाता है, चारों तरफ से उसको घेर दिया, ठीक है। अब कोई भी आकृति में हो सकता वो, और बीच में जो पानी भर गया है तब वो एक लेगून कहलाएगा, और ये समुद्र से एकदम अलग हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, देखिए केरल तट का लेगून, केरल का जो तटीय भाग है, किनारा, वहां पे ये लेगून झील है। आगे देखिए 4 नंबर, समुद्री तट, समुद्री तरंगों के द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे पर जमा कर दिया जाता है, जिससे समुद्री तट, सी बीच का निर्माण होता है। चेन्नई का मैरीना बीच एक अच्छा उदाहरण है। समुद्री किनारे अच्छे पर्यटक स्थल होते हैं। देखिए समुद्री तट में किनारे में क्या है कि वो जो भी अंदर कंकड़ पत्थर है, जो भी उसको वो लहर से अपना बाहर निकालते रहता है, ठीक है, और जमा कर देता है, और उसी से ये समुद्री तट का निर्माण होता है। देखिए चेन्नई का मेरीना यहाँ पर बताया है बीच, इसका अच्छा उदाहरण है। लोग घूमने के लिए बहुत जाता है, हम लोग ऐसे भी कहीं भी जाते हैं, पुरी जाते हैं या दीघा जाते हैं, ठीक है, तो ये सब समुद्री तट है, और लोगों को वहाँ घूमना अच्छा लगता है, समुद्र देखने में मजा आता है, समुद्र में नहाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल कहने का मतलब ही है कि जहाँ लोग घूमने या देखने के लिए पहुंचते हैं, ठीक है, जैसे कोई बहुत अच्छा जगह, जैसे कोई जलप्रपात होगा, ठीक है, या कुछ उस तरह का घाटी होगा जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, घूमने में अच्छा लगता है, तो उसको भी आदमी देखने के लिए जाएगा। और कुछ मंदिर वगैरह होता है,
वो भी पर्यटन स्थल के रूप में गिना जाता है। ठीक है, माने कुछ खास चीज होता है जो लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वो जगह लोग देखने के लिए जा रहे हैं, यानी कि वो पर्यटन स्थल कहलाएगा। आगे देखिए, जानने योग्य बातें। नदी, पवन, हिमनद एवं समुद्री तरंगों के द्वारा अपरदित पदार्थ को दूसरी जगह जमा करना निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये नदी, पवन यानी कि हवा है जो, या हिम नदी जो बर्फ की नदी है, वो अपने साथ जो भी गंदा होता है उसको कहीं पर जमा कर देती है, तो वो निक्षेपण कहलाता है। खत्म हो गया। चलिए, ये पार्ट इतना ही था। अब मिलेंगे अगले क्लास में इसका आंसर के साथ।